हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये है NCERT लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड और हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 3 पार्ट 4। और इस टॉपिक में और पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट जो भी बातें हैं हम उसको कवर करेंगे और NCERT लेवल पे वर्ड टू वर्ड और हर एक टर्म का मीनिंग समझते चलेंगे। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उन बातों को सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि वो सारी बातें क्या हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जो फीमेल्स में होती है तो हम इसको लूनर साइकिल भी बोल देते हैं। ठीक है, लूनर साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 28 डेज़ में रिपीट होती है और लूनर साइकिल जो चंद्रमा का जो प्रक्रिया है, जो परिक्रमा है अर्थ के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, वो भी 28 डेज़ में ही होती है। तो इसको हम लूनर साइकिल भी बोल देते हैं। ठीक है, लूनर साइकिल इन फीमेल्स, इस तरीके से इसको बोला जाता है। अब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो हमें वो क्या बातें पता होनी चाहिए? लेट अस सी दैट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो टर्म्स हैं कुछ, वो हमें हमारी क्लियर होनी चाहिए कुछ टर्म्स। और वो कुछ टर्म्स क्या हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन क्या है। इम्प्लांटेशन, हालांकि हम ये पिछली एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है, मतलब ओवम जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जो अब जाइगोट बन चुका है, वो जब यूट्रस पे जा करके इंटरेक्ट करता है, यूट्रस की वॉल्स जाके टच होता है और उसके अंदर यूट्रस की वॉल्स के अंदर जाके एम्बेड हो जाता है, धंस जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो ये एक डिफरेंट मल्टीपल सेल्स का ये एक जाइगोट है। क्योंकि जाइगोट जो होता है तब तक वन सिंगल सेल का नहीं रहता, वो मल्टीपल सेल्स का हो जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इम्प्लांटेशन जो होता है, अगर ये यूट्रस की वॉल है तो यूट्रस की वॉल में जब ये एम्बेड हो जाएगा, जाके धंस जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से जब ये एम्बेड हो जाएगा तो तब जा कर के हम उसको बोलते हैं कि इम्प्लांट हो गया है। और जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, हमें एक पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? आई थिंक ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारा एक ब्रेन का छोटा सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो क्या रेगुलेट करता है? बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो ब्रेन वाला जो पार्ट था 21st चैप्टर, तो उसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली कंट्रोल करता है थर्स्ट, हंगर, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसी वजह से हाइपोथैलेमस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रख लेते हैं। क्योंकि हाइपोथैलेमस का जो रोल है वो एक्चुअली में आप देखोगे कि डायरेक्टली हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कैसे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस? तो देखते हैं। हाइपोथैलेमस दरअसल रिलीज करता है कुछ हॉर्मोन्स, जो कि हॉर्मोन्स जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और पिट्यूटरी भी कौन सी? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये फिर फर्दर किस पे एक्ट करती है? ये गोनैड्स पे एक्ट करती है। गोनैड्स में बेसिकली हम यहाँ पर फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो फीमेल्स में कौन सी गोनैड होती है? ओवरी। तो हम यहाँ पर ओवरी की बात करेंगे, ओवरी। ठीक है, तो साइकिल कुछ इस तरीके से चलेगी कि हाइपोथैलेमस
सबसे पहले एक कमांड इनिशिएट करेगा, ठीक है, और वो कमांड जाएगी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी कमांड करेगा गोनैड्स को, यानी कि ओवरी को, वो ओवरी को कमांड देगा और ओवरी इन सब इवेंट्स को कंट्रोल करेगी फिर, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, उसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से जो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर सिक्रीट करती है LH और FSH, ठीक है। LH और FSH सिक्रीट करती है, और ये LH और FSH जो हैं वो जाकर के ओवरी पे एक्ट करते हैं, और ये ओवरी फिर रिलीज़ करती है अपने हार्मोन्स। और जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं, मतलब कि जो ओवरी के हार्मोन्स हैं, वो 2 हार्मोन्स हैं। कौन कौन से हैं वो 2 हार्मोन्स? हमने पढ़े भी हैं, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स, ये 2 हार्मोन्स हैं, और ये दोनों ही हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। तो अब देखते हैं इन सब का रोल किस तरीके से है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब। तो इस पर्टिकुलर साइकिल में हमें बहुत सारे फेजेस में हमने इस पर्टिकुलर साइकिल को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, लेकिन हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करने से पहले हम आप ये जान लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है। तो जो सबसे पहली फेज़ आती है वो इटसेल्फ मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, ये 2 टर्म्स जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो 2 तरीके से यूज़ होती है, ठीक है। तो एक हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरी, और एक हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूट्रस। तो जो ऊपर की साइड जो लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉलिकुलर फेज़ या फिर ल्यूटियल फेज़, तो ये ओवरी के टर्म्स में है, और जो नीचे दिए हुए हैं यानी कि प्लोरिफेरेटिव फेज़ या सिक्रीटरी फेज़, ये है यूट्रस के टर्म्स में, ठीक है। तो हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं यहाँ पर ओवरी के टर्म्स में, और अगर हम यूट्रस के टर्म्स में बोलें तो हम इसको मेंस्ट्रुएशन फेज़ बोल देते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज़ बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंट फेजेस हैं, लेकिन हमने 4 डिस्कस किए थे, ये तो 3 ही हैं। तो तीसरा जो फेज़ होता है, मतलब कि ये वाला है फर्स्ट फेज़ फॉलिकुलर, ये है सेकंड, और जो थर्ड फेज़ होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर इस जगह होता है, तो इस जगह मतलब कि यहाँ पर 14th डे में होता है, तो उस फेज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पर एक थर्ड फेज़ होगा, और यहाँ पर होता है 4th फेज़, ये लूटियल फेज़। तो फर्स्ट फेज़ इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़, सेकेंड इज़ फॉलिकुलर फेज़ या प्लोरिफेरेटिव फेज़, थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज़। इस थर्ड फेज़ का नाम होता है ओव्यूलेटरी फेज़। अब इस ओव्यूलेटरी फेज़ को हमने यहाँ पर NCERT ने मेंशन नहीं करा है, बट वो एक फ़ेज़ होता है जो कि आपको टेक्स्ट में देखने को भी मिलेगा। फिर सबसे चौथा और लास्ट का फेज़ आता है लूटियल फेज़, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फॉलिकुलर फेज़ से स्टार्ट करेंगे। हम फॉलिकुलर फेज़ से स्टार्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है, तो प्यूबर्टी के टाइम पर यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्टिंग की बात करेंगे तो हम पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है GnRH, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज़ कर देती है, LH और FSH, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, LH का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो बढ़ता जाता है। LH की वजह से क्या बढ़ता है, एस्ट्रोजन्स बढ़ते हैं, तो क्योंकि वो LH एक्ट करता है ओवरी पर, और ओवरी सिक्रीट करेगी एस्ट्रोजन, ठीक है। तो जैसे ही इसका अमाउंट बढ़ता चला जाता है, तो उसकी वजह से अब क्या क्या होगा,
जैसे ही एस्ट्रोजन अपना वर्क करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स हैं और जो ओवरी है उसके अंदर के फॉलिकल्स डेवलप मतलब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप होते चले जाते हैं और जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो फाइनली एक मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैच्योर फॉलिकल का नाम क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो हम मैच्योर फॉलिकल की जगह ग्राफियन फॉलिकल भी लिख सकते हैं। तो ये जो मैच्योर फॉलिकल है, अब जब जैसे ही ये मैच्योर फॉलिकल पे रीच करता है तो उस टाइम पर ये उसके तुरंत बाद पहुंच जाता है नहीं आई सही नहीं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉलिकुलर फेज़, तो फॉलिकुलर फेज़ में होता क्या है बेसिकली कि रैपिडली सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है कि जो पर्टिकुलरली एंटीरियर पिट्यूटरी है वो LH का अमाउंट और FSH का अमाउंट वो सिक्रीट करती है। मतलब कि पिट्यूटरी जो है वो LH और FSH को इंक्रीज़ करेगा। अब जो FSH है उसकी वजह से क्या होता है, FSH की वजह से एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। FSH की वजह से एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बता देते हैं कि FSH एक्ट करेगा इन डेवलपिंग फॉलिकल्स पे, क्योंकि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। वो फॉलिकल्स क्या करेंगे, मैच्योर फॉलिकल्स क्या करेंगे, वो फॉलिकल्स मैच्योर होंगे और जैसे ही फॉलिकल्स मैच्योर होंगे वो क्या सिक्रीट करेंगे फाइनली एस्ट्रोजन्स सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो इन टर्न वो एस्ट्रोजन ही सिक्रीट करते हैं। ओके, अब जैसे ही इन्होंने एस्ट्रोजन सिक्रीट करा उसके बाद क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगे। जैसे ही एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ करा है प्लोरिफरेटिव फेज। प्लोरिफरेटिव का मतलब होता है प्लोरिफरेशन, मतलब कि मल्टीपल सेल्स का जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। मतलब कि सेल्स की लेयर्स बहुत सारी जनरेट होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर सेल्स जो है वो अब बनने लगेंगे बहुत सारे, उनकी लेयर्स बन जाएगी और साथ ही साथ यूट्राइन के जो ग्लैंड्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन्स, जो एस्ट्रोजन का अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया है ब्लड में। ठीक है, उसकी वजह से प्लोरिफरेशन होता है, मतलब कि इंक्रीज़ हो जाता है, सेल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जो लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लोरिफरेशन। फॉलिकुलर फेज़ इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा डेवलपिंग फॉलिकल से। और मैच्योर फॉलिकल का नाम हमें एक और पता है, हम मैच्योर फॉलिकल को और क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। हम इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जो हमने पढ़ा है पहले भी, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज़ करता है ओवम, तो बिल्कुल वही होगा। अब जो यहाँ पर जो फेज़ आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा है 14th डे पे एक फ़ेज़ आता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज़। तो ओव्यूलेटरी फेज़ के टाइम पर क्या होता है, ये LH और FSH जो है जैसे कि आप देख रहे हो इनकी पीक वैल्यू आ जाती है। मतलब कि ये जो है इनकी पीक वैल्यू आ जाती है। इस पीक वैल्यू की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन स्टिमुलेट हो जाता है, ओव्यूलेशन स्टिमुलेट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर ओव्यूलेशन मतलब कि रिलीज़ ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी अपने ओवम को रिलीज़ कर देती है वो इसी पीक वैल्यूज़ की वजह से करती है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो LH रोल प्ले करता है। LH का अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से ओव्यूलेशन होता है। हमने पढ़ा भी है LH सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है। सर्ज मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीमेंट। ठीक है, तो LH का जो एकदम से सडन इंक्रीमेंट, जो सडन सर्ज होता है उसकी वजह से जो पीक वैल्यू आती है, इसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल है उसने ओव्यूलेशन कर दिया, मतलब कि ओवम को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही
जो ओवम है वो रिलीज़ हो जाता है, हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, और एलएच की वजह से ही ओव्यूलेशन होता है। अब इसके बाद हमने कवर किया अभी फॉलिकुलर फेज। ओव्यूलेटरी फेज में केवल और केवल ओव्यूलेशन कवर होता है। अब आता है लूटियल फेज। तो जो ये लूटियल फेज है, ये इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। ये सबसे लंबा टाइम होता है, ठीक है, क्योंकि 14th डे पे तो आ गया ओव्यूलेटरी फेज। उसके बाद की जो साइकिल चलती है, मतलब कि 14 दिन तक, ये चलती है सिक्रेटरी फेज। ठीक है, और जो ये प्लोरिफरेटरी फेज है, हमारा जो प्लोरिफरेटरी फेज है, ये चलता है करीब 6 से 14 दिन तक, और ये चलता है करीब 14 से 28 दिन तक, क्योंकि 28 दिन की तो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो आधे टाइम क्या चलेगी अब, लूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज चलेगी। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा जो पर्टिकुलर ओवम है वो ट्रैवल कर रहा होता है फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, या जो ओविडक्ट है वहाँ से ट्रैवल करके आ रहा होता है यूट्रस तक। इस टाइम में ये हो रहा होता है। और जो हमारा जो ये बची हुई जो ओवरी है, मतलब कि जो, तो इस पर्टिकुलर साइकिल में हमें बहुत सारे फेजेस में हमने इस पर्टिकुलर साइकिल को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। लेकिन हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करने से पहले हम आप ये जान लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है। तो जो सबसे पहली फेज़ आती है वो इटसेल्फ मेंस्ट्रुएशन है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, ये 2 टर्म्स जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो 2 तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, तो एक हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरी, और एक हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूट्रस। तो जो ऊपर की साइड जो लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉलिकुलर फेज़ या फिर लूटियल फेज़, तो ये ओवरी के टर्म्स में है। और जो नीचे दिए हुए हैं, यानी कि प्लोरिफरेटिव फेज़ या सिक्रेटरी फेज़, ये है यूट्रस के टर्म्स में। ठीक है, तो हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं यहाँ पर ओवरी के टर्म्स में, और अगर हम यूट्रस के टर्म्स में बोलें तो हम इसको मेंस्ट्रुएशन फेज़ बोल देते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज़ बोल देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर डिफरेंट फेजेस हैं, लेकिन हमने 4 डिस्कस किए थे, ये तो 3 ही हैं। तो तीसरा जो फेज़ होता है, मतलब कि ये वाला है फर्स्ट फेज़, फॉलिकुलर ये है सेकंड, और जो थर्ड फेज़ होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह होता है। तो इस जगह मतलब कि यहाँ पर 14th डे में होता है, तो उस फेज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पर एक थर्ड फेज़ होगा, और यहाँ पर होता है एक 4th फेज़, ये लूटियल फेज़। तो फर्स्ट फेज़ इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़, सेकेंड इज़ फॉलिकुलर फेज़ या प्लोरिफरेटिव फेज़, थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज़। इस थर्ड फेज़ का नाम होता है ओव्यूलेटरी फेज़। अब इस ओव्यूलेटरी फेज़ को हमने यहाँ पर NCERT ने मेंशन नहीं करा है, बट वो एक फ़ेज़ होता है जो कि आपको टेक्स्ट में देखने को भी मिलेगा। फिर सबसे चौथा और लास्ट का फेज़ आता है लूटियल फेज़। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फॉलिकुलर फेज़ से स्टार्ट करेंगे। हम फॉलिकुलर फेज़ से स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है, तो प्यूबर्टी के टाइम पर यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्टिंग की बात करेंगे तो हम पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से समझ पाएंगे। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है कि जो पर्टिकुलरली एंटीरियर पिट्यूटरी है वो LH का अमाउंट और FSH का अमाउंट वो सिक्रीट करती है। मतलब कि पिट्यूटरी जो है वो LH और FSH को इंक्रीज़ करेगा। अब जो FSH है उसकी वजह से क्या होता है, FSH की वजह से एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। FSH की वजह से एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बता देते हैं कि FSH एक्ट करेगा इन डेवलपिंग फॉलिकल्स पे, क्योंकि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। वो फॉलिकल्स क्या करेंगे, मैच्योर फॉलिकल्स क्या करेंगे, वो फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, और जैसे ही फॉलिकल्स मैच्योर होंगे वो क्या सिक्रेट करेंगे फाइनली एस्ट्रोजन्स सिक्रेट करेंगे।
ठीक है, तो इन टर्न वो एस्ट्रोजन ही सिक्रेट करते हैं। ओके, अब जैसे ही इन्होंने एस्ट्रोजन सिक्रेट करा, उसके बाद क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा होने लगे। जैसे ही एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ करा है प्लोरिफरेटिव फेज। प्लोरिफरेटिव का मतलब होता है प्लोरिफरेशन, मतलब कि मल्टीपल सेल्स का जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, मतलब कि सेल्स की लेयर्स बहुत सारी जनरेट होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर सेल्स जो है वो अब बनने लगेंगे, बहुत सारे उनकी लेयर्स बन जाएगी, और साथ ही साथ यूट्राइन के जो ग्लैंड्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो एस्ट्रोजन का अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया है ब्लड में। ठीक है, उसकी वजह से प्लोरिफरेशन होता है, मतलब कि इंक्रीज़ हो जाता है, सेल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जो लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लोरिफरेशन। फॉलिकुलर फेज इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा डेवलपिंग फॉलिकल से। और मैच्योर फॉलिकल का नाम हमें एक और पता है, हम मैच्योर फॉलिकल को और क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। हम इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो हमने पढ़ा है पहले भी, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज़ करता है ओवम, तो बिल्कुल वही होगा। अब जो यहाँ पर जो फेज़ आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा है 14th डे पे एक फ़ेज़ आता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज़। तो ओव्यूलेटरी फेज़ के टाइम पर क्या होता है, ये LH और FSH जो है, जैसे कि आप देख रहे हो, इनकी पीक वैल्यू आ जाती है, मतलब कि ये जो है इनकी पीक वैल्यू आ जाती है। इस पीक वैल्यू की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन स्टिमुलेट हो जाता है, ओव्यूलेशन स्टिमुलेट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर ओव्यूलेशन मतलब कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी अपने ओवम को रिलीज़ कर देती है, वो इसी पीक वैल्यूज़ की वजह से करती है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो LH रोल प्ले करता है। LH का अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से ओव्यूलेशन होता है। हमने पढ़ा भी है LH सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है। सर्ज मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीमेंट। ठीक है, तो LH का जो एकदम से सडन इंक्रीमेंट, जो सडन सर्ज होता है, उसकी वजह से जो पीक वैल्यू आती है, इसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल है उसने ओव्यूलेशन कर दिया, मतलब कि ओवम को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही जो ओवम है वो रिलीज़ हो जाता है, हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, और LH की वजह से ही ओव्यूलेशन होता है। अब इसके बाद हमने कवर किया अभी फॉलिकुलर फेज। ओव्यूलेटरी फेज में केवल और केवल ओव्यूलेशन कवर होता है। अब आता है लूटियल फेज। तो जो ये लूटियल फेज है, ये इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। ये सबसे लंबा टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि 14th डे पे तो आ गया ओव्यूलेटरी फेज, उसके बाद की जो साइकिल चलती है मतलब कि 14 दिन तक, ये चलती है सिक्रेटरी फेज। ठीक है, और जो ये प्लोरिफरेटरी फेज है, हमारा जो प्लोरिफरेटरी फेज है, ये चलता है करीब 6 से 14 दिन तक, और ये चलता है करीब 14 से 28 दिन तक, क्योंकि 28 दिन की तो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो आधे टाइम क्या चलेगी, अब लूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज चलेगी। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा जो पर्टिकुलर ओवम है वो ट्रैवल कर रहा होता है फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, या जो ओविडक्ट है वहाँ से ट्रैवल करके आ रहा होता है यूट्रस तक। इस टाइम में ये हो रहा होता है। और जो हमारा जो ये बची हुई जो ओवरी है, मतलब कि जो ये वाला पार्ट है ओवरी का, ये जो पार्ट है, ये कन्वर्ट हो जाता है, जो ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। ठीक है, अब ये कॉर्पस लूटियम क्या है, कॉर्पस लूटियम दरअसल येलोइश मास लाइक स्ट्रक्चर है, जो बचा हुआ पार्ट है ओवरी का। अब इसके पास ओवम नहीं है, लेकिन इसके पास ये ओवरी का बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, और ये येलोइश मास लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस कॉर्पस लूटियम की वजह से क्या होता है, अब लेट्स सी। तो होता ये है कि कॉर्पस लूटियम जैसे ही अपने आप को फुल फॉर्म में लेके आएगा, मतलब जैसे ही वो बना, ठीक है,
मतलब ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद ही वो पूरा बन जाता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद वो पूरा डेवलप हो गया, वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करवाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करवाता है, या आप कह सकते हो कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। ठीक है, और जैसे ही ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो यूट्रस है वो वाटरी म्यूकस, जो यूट्रस है वो वाटरी म्यूकस सिक्रीट करता है, ताकि ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम अब इम्प्लांटेशन के लिए आने वाला है वो आसानी से एम्बेड हो जाए और इम्प्लांटेशन बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। आप यहाँ पर देख भी रहे हो कि जो वैल्यू है प्रोजेस्टेरॉन की वो एकदम से यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये जो इंक्रीज़ हो रही है ये बिकॉज ऑफ कॉर्पस लूटियम ही है, ये कॉर्पस लूटियम की वजह से ही हो रही है। अब जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग आता है, अगर फर्टिलाइज्ड एग आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है वो भी कंटिन्यूस रहेगा। वो कंटिन्यूस इसलिए रहेगा क्योंकि कॉर्पस लूटियम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो चुका है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा। ये जो आपको दिख रही है रिग्रेसिंग मतलब कॉर्पस लूटियम अब डीजनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये कॉर्पस लूटियम है ये डीजनरेट हो रहा है, और ये जो पार्ट अब डीजनरेट हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो यूट्रस की जो लाइनिंग है, मतलब कि अब ये वाला जो यूट्रस का जो थिक पार्ट था, जो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर करा था, वो अब प्रिपरेशन उसकी सारी की सारी बेकार हो गई, क्योंकि ओवम उसको नहीं मिला, फर्टिलाइज्ड ओवम नहीं मिला। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन, तो कॉर्पस लूटियम, अब जब ओवम उसको नहीं मिला तो ये तो कॉर्पस लूटियम तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये डिस्ट्रॉय हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और जैसे ही इसका लेवल धीरे धीरे कम होता है, यूट्रस का जो मास और जो लेयर्स ऑफ सेल्स हैं और जो यूट्राइन के ग्लैंड्स हैं वो स्टेबल नहीं रहते। ठीक है, और क्योंकि वो अब स्टेबल नहीं रहे, क्योंकि उन्हें प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को शेड कर देते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और उस डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या होता है, अब आता है नेक्स्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस केस में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में, ये वाला जो फेज है, इस केस में क्या होता है, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जितने भी म्यूकस है, या जो कोई भी लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, वो सारी क्या है, यूट्रस जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके थ्रू बाहर, बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉलिकुलर फेज़। तो फॉलिकुलर फेज़ जो है उससे स्टार्टिंग करके अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है GnRH, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेंगे LH और FSH। FSH एक्ट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करेगा डेवलपिंग फॉलिकल्स पे, वो फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा, मतलब मैच्योर फॉलिकल बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, और फिर वो ग्राफियन फॉलिकल जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो हैं, वो सिक्रेट करेंगे एस्ट्रोजन्स, और एस्ट्रोजन्स जो है वो बेसिकली उसकी वजह से क्या होगा, फॉलिकुलर फेज या प्लोरिफरेटिव फेज आएगा। प्लोरिफरेटिव फेज का मतलब जो यूट्रस के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स बनाएंगी अपने अंदर। ठीक है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रिपेयर करेंगी, यूट्राइन ग्लैंड्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये सारी प्रिपरेशन होता है। उसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, जो कि 14th डे को होता है, और ये होता है बिकॉज ऑफ LH सर्ज। एकदम से जो LH की और FSH की जो पीक वैल्यू आती है उसकी वजह से जो ओवम है वो रिलीज़ हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेटरी फेज़ में केवल और केवल ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फेज़, दैट इज़ कॉल्ड द लूटियल फेज़, और जो कि सबसे ज़्यादा लंबा समय होता है, दैट इज़ फ्रॉम दी 14 से 28 दिन का होता है। और इस टाइम में जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर दी इम्प्लांटेशन, कि इसको काश वो फर्टिलाइज्ड ओवम मिल जाए। और अगर वो नहीं मिलता है फर्टिलाइज्ड ओवम, तो उस केस में ये अपने अंदर का जो भी इसने डेवलपमेंट की है वो उसको शेड कर देता है। और ये डेवलपमेंट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कॉर्पस लूटियम से। सो कॉर्पस लूटियम जो है
जैसे ही वो बनता है कॉर्पस लूटियम, वो सिक्रेट करने लगता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। और जैसे ही फर्टिलाइज्ड ओवम नहीं मिला तो कॉर्पस लूटियम अपने आप को डीजनरेट करने लगता है। जैसे ही कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स भी डिक्रीज़ होने लगते हैं, क्योंकि कॉर्पस लूटियम ही सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, आफ्टर दैट जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो जो एंडोथीलियम, जो यूट्रस की जो एंडोथीलियम सबसे इनर वाली जो लाइनिंग है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है, क्योंकि उसको प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू कम होती है, ये अपने आप को डिसइंटीग्रेट करके जो इसके जिसने प्रिपरेशन करी थी, मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स जो बनाई थी, जो ब्लड वेसल्स, जो यूट्राइन के ग्लैंड्स बनाए थे, वो सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारा आता है मेंस्ट्रुअल फेज या फिर मेंस्ट्रुएशन। तो डिसइंटीग्रेशन के दौरान जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है, हम इसको बोलते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिसइंटीग्रेशन। तो ये करीब करीब चलती है 3 to 5 डेज चलती है, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो ये है एक बेसिक एक आउटलाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। ओके, the reproductive cycle in the female primates, that is monkey, apes and human beings, is called the menstrual cycle. इसको हम क्या बोलते हैं? menstrual cycle बोलते हैं। The first menstruation begins at puberty. तो जो first menstruation होती है वो puberty के टाइम पे begin होती है, और उस menstruation को हम एक term देते हैं। उस term का नाम क्या है? menarche। ठीक है, तो menarche is the first menstruation or the beginning of the menstruation at the puberty. इन ह्यूमन फीमेल्स, मतलब कि ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन इज़ रिपीटेड एट एन एवरेज ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। जो फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन रिपीट होती है 28 से 29 दिन के टाइम पीरियड में। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था? लूनर साइकिल बोला था, क्योंकि जो मून है उसकी साइकिल भी 28 to 29 डेज ही चलती है। द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, मतलब कि एक हमने कहा एक 28 दिन और उसके बाद वाले जो बीच के 28 दिन है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर, इस टाइम को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओके। वन ओवम इज रिलीज्ड, यानी कि ओव्यूलेशन होता है ड्यूरिंग द मिडल मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल बीच में, मतलब कि 14th डे, क्योंकि 28 दिन का है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है 14th डे पर क्या रिलीज होता है? एक ओवम रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9, जैसे कि हमने इसको कवर भी किया है और हम अभी पढ़ते भी रहेंगे। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पर जो साइकिल स्टार्ट करी गई है वो मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट करी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज। अगेन देखिए वही आ गया पॉइंट कि वो कितने टाइम के लिए होती है? 3 to 5 डेज। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो इनर मोस्ट लाइनिंग है यूट्रस की, उसकी ब्रेकडाउन की वजह से, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल, और इसके ब्लड वेसल्स जो होते हैं, विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वजाइना। और ये सारा जो लिक्विड है ये किसके थ्रू? वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स, कब होती है मेंस्ट्रुएशन? जब रिलीज्ड ओवम जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता। इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर वो फर्टिलाइजेशन उसका नहीं हुआ तब ही मेंस्ट्रुएशन होगी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वो जो एग आया था, फर्टिलाइज्ड जो एग, जो ओवम रिलीज़ हुआ था उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है और वो फर्टिलाइज्ड ओवम जा कर के इम्प्लांट हो गया है। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये आपके मन में आ रहा होगा कि बेसिकली ये जो कॉर्पस लूटियम है या जो ये यूट्रस है, इसको कैसे पता लगता है कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो गया है या नहीं हुआ है? तो दरअसल ऐसा होता है कि जो हमारा ओवम है, फीमेल का जो ओवम है, और जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग रहता है। तो जब एक जाइगोट आके इम्प्लांट होता है तो यूट्रस एक सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस फिर फाइनली सिग्नल भेजता है कॉर्पस लूटियम को। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती है, फीडबैक साइकिल चलती है।
ओके, नाउ द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है किसी फीमेल के में किसी दिन, तो हो सकता है दैट मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। तो स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन ना हो या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो। पुअर हेल्थ रीजंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन में एबनॉर्मलिटी आ जाए। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सी आती है? फॉलिकुलर फेज। हमने यहाँ पे देखा भी था, मेंस्ट्रुएशन के बाद सेकंड है फॉलिकुलर फेज। ओके, फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है फॉलिकुलर फेज में? द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो, वो अपना डेवलपमेंट करती हैं टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और वो अपना डेवलपमेंट करके क्या बना लेती हैं? ग्राफियन फॉलिकल बना लेती हैं। एंड स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम, और वो एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करती हैं ऑफ द यूट्रस टू रीजनरेट थ्रू प्लोरिफरेशन, मतलब वो अपना प्लोरिफरेशन करती हैं। प्लोरिफरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपना जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है। These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the levels of the pituitary and ovarian hormone। और ये जो changes आते हैं, ये जो प्लोरिफरेशन वगैरह, तो ये किस वजह से है? क्योंकि पिट्यूटरी के हार्मोन्स और ओवरी के हार्मोन्स का जो अमाउंट है, इनके लेवल्स में, मतलब इनके कंसंट्रेशन में चेंज आता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो LH को कंट्रोल करता है, और LH जो है वो ओवरी को कंट्रोल करता है, और एस्ट्रोजन की वैल्यूज़ जो बढ़ती हैं उसी की बात कर रहा है ये। इसके बाद आता है द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, यानी कि जो LH और FSH है उसकी बात कर रहे हैं। इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, वो धीरे धीरे क्या करते हैं? बढ़ते रहता है उसका अमाउंट, जिसकी वजह से क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन, और जिसकी इंटर्न उसकी वजह से क्या होता है? एस्ट्रोजन्स का अमाउंट सिक्रीट होता है। ग्रोइंग फॉलिकल्स, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं फिर एस्ट्रोजन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। तो दोनों के दोनों, मतलब LH और FSH एक पीक लेवल अटेन कर लेते हैं अबाउट 14th डे पर, ये जैसा कि हमने कवर करा था, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। द रैपिड सिक्रीशन ऑफ द LH टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड डे साइकिल इज कॉल्ड LH सर्ज। इसको हम क्या टर्म दी है? हमने LH सर्ज के नाम से दी है। और यही क्वेश्चन आपका नीट में काफ़ी बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। उसमें एग्जाम्पल दिया रहता है, सॉरी ऑप्शन दिया रहता है FSH सर्ज, LH सर्ज, एस्ट्रोजन सर्ज, प्रोजेस्टेरॉन सर्ज। तो करेक्ट ऑप्शन इज LH सर्ज। बेसिकली ओव्यूलेशन के लिए LH ही रिस्पॉन्सिबल है। नाउ अब ये LH सर्ज की वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से क्या होता है? इंड्यूसेस रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, एंड देयर बाय रिलीजेज द ओवम, जिसकी वजह से क्या होता है? ओवम रिलीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन, जिसको हमने बोला है ओव्यूलेटरी फेज, इज फॉलोड बाय द लूटियल फेज। तो यहाँ पे ये फॉलो होता है लूटियल फेज से, जैसा कि हमने देखा भी था। लूटियल फेज को हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? इनटू द कॉर्पस लूटियम, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, चेंज कर लेता है कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, सिक्रिएट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। अगर ये नहीं होगा तो अगर कॉर्पस लूटियम नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम का जो प्लोरिफरेशन होता है, एंडोमेट्रियम जो और ज़्यादा सिक्रीशन करती है और ज़्यादा थिक जो होती है वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये प्रिपेयर ही इसलिए कर रहा है ताकि इसको फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन हो जाए। एंड द अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए
प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। बाकी जो फेजेस हैं, बाद के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर बाकी जो साइकिल्स हैं वो फर्दर स्टॉप हो जाता है और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। मतलब कि जो ब्लड फ्लो है या जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूट्रस जो हमने पढ़ा था वो सब नहीं होता अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता इन केस, तो क्या होता है, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है जैसे कि हमने पढ़ा था। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से क्या होता है, हो जाता है फाइनली मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, मार्किंग अ न्यू साइकिल। और फिर दोबारा से अब क्या होता है, जो यूट्रस है वो अपने आप को फिर दोबारा से प्रिपेयर करेगा। इन द ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड द 50 ईयर्स ऑफ एज। एक अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स के एज पे जो फीमेल्स हैं उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी स्टार्टिंग के लिए हमने टर्म यूज़ करा था मेनार्क, उसकी स्टॉपिंग जो होती है वो 50 ईयर्स के अराउंड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो इसके बीच में ही रिप्रोडक्टिव फेज चलता है या फिर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 50 ईयर्स तक ही है, ऐसा क्यों? तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि ओवरी के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ, सॉरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, 60 to 80,000 oogonia बचते हैं। तो ये oogonia क्योंकि इतने से ही रह जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ये 50 ईयर्स तक चलता है। अगर और ज़्यादा होते तो 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि मार्किंग अ न्यू साइकिल, तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है दिमाग में कि जो न्यू साइकिल है दरअसल वो होती ही क्यों है। मतलब कि यहाँ पर एक बार प्लोरिफरेशन आ गया, यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर जब ये प्लोरिफरेट हो गई तो बस इसी कंडीशन में रहे, जब भी इम्प्लांटेशन होना होगा वो सीधे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा यहाँ पर पे। तो इसको दोबारा से डिसइंटीग्रेट करके दोबारा से प्लोरिफरेशन करने की क्या ज़रूरत है, राइट? तो ये एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि डिसइंटीग्रेशन की ज़रूरत ही क्या है, इसी फॉर्म में रहे, सिक्रीटरी फेज़ वाली फॉर्म में ही दोबारा से प्लोरिफरेशन करेगा, ओव्यूलेशन करेगा। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो केवल और केवल तभी ज़्यादा सिक्रीट होता है जब प्रेगनेंसी को मेंटेन करना हो। अगर प्रोजेस्टेरॉन को ज़्यादा टाइम तक सिक्रीट कर दिया गया तो हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, ठीक है। और एस्ट्रोजन जो है, देखिए आप दिख रहे हैं यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ यहाँ पे एस्ट्रोजन भी सिक्रीट हो रहा है यहाँ पर। तो ये इन दोनों का अमाउंट रेगुलेट किया जाता है। इन दोनों का अमाउंट कंटिन्यूसली ज़्यादा नहीं रह सकता, वो पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल को एबनॉर्मल कर देगा और जो रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है या जो रिप्रोडक्टिव या जो सेक्सुअल बिहेवियर है फीमेल का उसको बहुत हद तक चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस एबनॉर्मलिटी से बचा जाए इसीलिए ये साइकिल दोबारा से रिपीट की जाती है। आई होप आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से। एंड आपकी अगर कोई भी अदर प्रॉब्लम हो या कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, देन प्लीज़ डू कमेंट, और जो भी प्रॉब्लम होगी आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।